हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। अब हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका एग्जाम पेपर हुआ था 28 ऑफ जैन 2023, लेवल 2 वालों के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी सम्मिलित होती हैं, विकास की विशेषताएं जो है वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है इट्स ए प्रोसेस लिमिटेड टू चाइल्डहुड, बिल्कुल गलत है। ये चीज़ याद रखिएगा, विकास जो होता है वो आपका प्रसव पूर्व अवस्था से लेके आपकी मृत्यु तक चलता है, ठीक है, या फिर जन्म से मृत्यु तक चलता है। दूसरा, विकास में 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी शैशवावस्था, एक होती है आपकी बाल्यावस्था, एक होती है आपकी किशोरावस्था और चौथी होती है आपकी वयस्कावस्था। दूसरी चीज, विकास जो होता है वो हमेशा स्पाइरल होता है, ठीक है। एक विकास दूसरे विकास से अंतर प्रभावित होता है, यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं। पहला विकास होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा होता है आपका कॉग्निटिव जिसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक, एक होता है इमोशनल जिसे हम बोलते हैं संवेगात्मक, और एक होता है आपका सामाजिक जिसे हम बोलते हैं सोशल। ये चारों ही विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है तो कॉग्निटिव नहीं हो पाएगा। अगर आपके इमोशंस सही नहीं है या इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है तो आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ना ही आपका सोशल डेवलपमेंट होगा। तो विकास की चारों अवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। दूसरी चीज, जो विकास होता है इसमें जो क्रम होता है वो होता है आपका सिफेलोकोडल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल होता है आपका शिराभिमुख यानी कि सिर से पैर की ओर, प्रोक्सिमोडिस्टल होता है केंद्र से परिधि की ओर। क्लियर? इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। विकास जो है वो आपका जिंदगी भर चलता है। इट बिगिंस एट बर्थ, ये जन्म के समय शुरू होता है, और इट बिगिंस एट कंसेप्शन, ये प्रसव पूर्व यानी कि प्रसव के टाइम ही शुरू हो जाता है, गर्भधारण के समय शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये एक तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, विकास कभी रुकता नहीं है। ग्रोथ जो है वो आपके पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। बच्चा 18 साल तक ही ग्रोथ ले पाता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। इट बिगिंस एट बर्थ, ग्रोथ जो होती है वो बर्थ से स्टार्ट होती है। इट बिगिंस एट कंसेप्शन, विकास जो है वो आपका गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है, बच्चा डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। विकास जो होता है ना, इसको आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये बता सकते हैं थोड़ा बहुत कि बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चे की ग्रोथ को देख के, डेवलपमेंट को देख के। एक चीज़ और, विकास जो होता है उसमें हेरेडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ विकास जो है वो वंशानुगत या वातावरण से अफेक्टेड होता है, ना केवल वंशानुगत नहीं होगा, केवल वातावरण से प्रभावित नहीं होगा। Sensitive period of development refers to time spans when the child is ready for certain kind of learning, the time period when children become very emotional, the time period from conception till birth, the time period from infancy till adolescence। जो विकास की संवेदनशील अवधि होती है उससे क्या तात्पर्य है? वैसे अगर इसको नॉर्मल टर्म में हम देखें तो सेंसिटिव पीरियड होता है जहां बच्चा चीज़ों को कुछ सीखने की कोशिश करता है। अगर उसको वो एक्सपोजर उस टाइम ना मिले तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो वहाँ पे अवरुद्ध हो जाती है। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, बिल्कुल सही बात है। लेट सपोज अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो आपका जो अर्ली चाइल्डहुड होता है दिस इज योर 3 to 6। ये जो पीरियड होता है ना, दिस इज योर सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज, यानी कि भाषा को सीखने के लिए ये आपका एक क्रिटिकल पीरियड होता है। अगर इसमें बच्चे को आप प्रॉपर एक्सपोजर नहीं देंगे तो बच्चे की जो लर्निंग होती है वो इनहिबिट हो जाएगी। वह समय अवधि जब बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, गर्भधारण से जन्म के समय तक की अवधि, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक के समय की अवधि, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये क्रिटिकल पीरियड नहीं होता है। बच्चे जब बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दिस इज नॉट क्रिटिकल पीरियड। गर्भधारण से जन्म के समय की अवधि, दिस इज योर प्रसव अवस्था। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि, ये आपका एक विकास होता है। लेकिन संवेदनशील अवधि होती है वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के लिए, यानी कि कुछ किसी ना किसी चीज को सीखने के लिए जब बच्चा रेडी है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। As a teacher, which of the following would you believe in if you think that environment is profoundly influential throughout development? एक टीचर के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका दृष्टिकोण क्या होगा? Provide assistance to children anytime as with the help of a favorable life circumstances children can recover from early negative experiences। बच्चे को किसी भी समय सहायता प्रदान करेंगे क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं, ठीक है। दूसरा है बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए अनुभव को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे।
बच्चे को आप जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उससे बच्चे के अंदर चेंज आ रहा है, दैट्स ए वेरी पॉजिटिव साइन. चिल्ड्रन हु आर एट हाई और लो इन ए कैरेक्टरिस्टिक सच एज वर्बल एबिलिटी विल रिमेन सो एट लेटर स्टेजेस. इस फैक्ट पर विश्वास करेंगे कि बच्चे जो किसी गुणधर्म जैसे मौखिक कौशल में प्रवीण या कमतर हैं, वे आगे के चरण में भी ज्यों के त्यों रहेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. मान लीजिए आप किसी चीज़ में अभी बहुत फ्लुएंट है, तो ज़रूरी नहीं है आप बाद में भी उस चीज़ में अपने आप को फ्लुएंट रखेंगे. जीवन के पहले के कुछ वर्षों में हुई प्रबल नकारात्मक घटनाओं से बाद में नहीं उभरा जा सकता, ऐसा नहीं है. मान लीजिए अगर कभी किसी ने कोई सीवियर एक्सीडेंट होते देखा है, किसी के साथ लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग हुई है, तो बाय द टाइम हम चीज़ों से ओवरकम करने लग जाते हैं. तो आप बीइंग अ टीचर, जो एनवायरनमेंट है वो डेवलपमेंट पे कंटिन्यूस इफेक्ट डालता है. इसके स्वरूप में हम क्या देखेंगे कि बच्चों को किसी भी समय आप हेल्प देंगे, क्योंकि जीवन की जो अनुकूल परिस्थिति होती है उसकी मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उभर जाते हैं. मान लीजिए बच्चे ने कोई चीज़ गलत होते देखी, कोई एक्सीडेंट देख लिया या किसी की डेथ देख ली, तो ये नहीं कि आप बच्चे को उस कंडीशन में छोड़ देंगे. आप बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे कि बच्चा उस नेगेटिव चीज़ को लेके भूल जाए और अपना आगे मूव ऑन करे. तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से बच्चे के ग्रोथ डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालता है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है ना, याद रखिएगा इसकी जो प्राइमरी एजेंसी होती है दैट इज़ ऑलवेज फैमिली. प्राइमरी जो सोशलाइजेशन एजेंसी होगी वो हमेशा फैमिली होती है. सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी जो होती है उसमें स्कूल आता है आपका, मीडिया होती है आपकी, ठीक है. आप किसी भी इंसान को फॉलो करते हैं, कोई आइडल होता है, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है. लाइब्रेरी इसमें आती है, दे ऑल आर सेकेंडरी एजेंसी. टर्शरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती है जहाँ पे आपके माँ बाप का जो वर्क कल्चर है वो आता है, आपकी फैमिली का वर्क कल्चर आता है. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कि स्कूल का जो रोल होता है दैट इज़ योर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी. प्राइमरी अगर पूछें तो कौन सी होती है आपकी, फैमिली. नो रोल नहीं. बच्चे के सोशलाइजेशन में मतलब इन सारी चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. बेसिकली आपसे पूछा यही है कि बच्चे के समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी कौन सी है, तो वो है आपकी स्कूल. स्कूल हो गया, ठीक है, मीडिया हो गया, लाइब्रेरी हो गई, फ्रेंड्स हो गए. फैमिली प्राइमरी एजेंसी होती है. द एबिलिटी टू ऑपरेट ऑन ऑपरेशन इज एक्वायर्ड इन. संक्रियाओं पर संक्रिया करने की जो कौशल है वो कौन से चरण में विकसित होता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं. जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी. दूसरी चीज जो सेंसरी मोटर है वो 0 से 2 साल की होती है, ये 2 से 7 साल, ये 7 से 11 और ये 11 से 15. सेंसरी मोटर स्टेज में एक तो होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व. दूसरा होता है आपका इमिटेशन, बच्चा चीज़ों को अनुकरण करके सीखने लग जाता है. जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें बच्चे में एनिमिज्म होता है, ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, और आपका बच्चा जो बच्चा होता है उसमें सेंट्रेशन होता है, यानी कि वो किसी भी सिचुएशन का सिर्फ एक पहलू देखता है. इसमें संरक्षण का अभाव होता है, इसमें रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती है. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है इसमें बच्चे में रिवर्सिबल थिंकिंग आती है. बच्चा जो है इसमें डिसेंट्रेशन सीखता है, बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण आ जाता है. बच्चा रीजनिंग देता है लेकिन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेके. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है जिसमें बच्चे के अंदर डिडक्टिव थिंकिंग आती है, ठीक है. डिडक्टिव थिंकिंग होती है जिसमें बच्चे को सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है बट स्टिल ही इज एबल टू फाइंड आउट द रीजनिंग. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस, यानी कि संक्रियाओं पे संक्रिया करना. जब आप एल्जेब्रिक इक्वेशन करते हैं या ज्योमेट्रिक इक्वेशन करते हैं तो हम दिमाग में उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज योर ऑपरेट ऑन ऑपरेशन. तो ये क्या होगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कहाँ से होती है, 11 से 15 साल की. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ डू चिल्ड्रन लर्न. बच्चे कैसे सीखते हैं. जीन पियाजे ने कहा था बच्चा जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, चीज़ों को खुद से डिस्कवर करता है, क्योंकि इन्होंने बोला था बच्चा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, हमें सिर्फ बच्चे को एक एक्सपोजर देना होता है. पैसिव इमिटेशन में बच्चा कभी भी सीख ही नहीं सकता. कंडीशनिंग व्यवहारवाद ने दी थी जहाँ पे स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में हम एक अनुबंधन स्थापित करते हैं.
रिवॉर्ड और पनिशमेंट व्यवहारवादियों ने बताया था, क्योंकि बीएफ स्किनर ने बोला था कि बच्चा जब अच्छा कुछ करे तो उसको रिवॉर्ड दो, और बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको सही करने के लिए हमें उसको दंडित भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, बच्चे को आप सक्रिय रूप से चीज़ों को डिस्कवर करने दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, जो वाइगोत्स्की थे उनकी थ्योरी का नाम था सोशल कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वाइगोत्स्की ने बोला था कि बच्चे MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से, स्कैफोल्डिंग होती है शुरुआती मदद या ढांचा। तो मान लीजिए अगर बच्चा कहीं किसी क्वेश्चन पे लैग कर रहा है या फिर उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जहां उसको अपना आंसर नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पे MKO क्या करेगा, बच्चे को मदद करेगा। हमें बच्चे को पूरी मदद नहीं करनी होती है, सिर्फ कुछ क्लूज देने होते हैं जिससे बच्चा अपने आंसर तक पहुंच जाए। तो बच्चा बिना टीचर की मदद से अपने जो ओरिजिनल स्तर तक पहुंचता है, इसके बीच के गैप को हम बोलते हैं ZPD। अब यहाँ पे क्या है, इसका फोल्डिंग क्या होगा, रिपीटेड प्रैक्टिस जो होता है वो ड्रिल होता है, और ड्रिल लेव वाइगोत्स्की ने सपोर्ट नहीं किया था। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं, बच्चे को नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देना है। नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में आपको BF स्किनर ने बताया था, जो कि एक व्यवहारवादी थे। एक बात याद रखिएगा, जहां भी पुनर्बलन आएगा ना, वो हमेशा आपकी थिंकिंग को एनहेंस करता है, वो आपकी लर्निंग को एनहेंस करेगा। पुनर्बलन दो टाइप का होता है, नकारात्मक और एक सकारात्मक। जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है उसमें हम बच्चे को या तो टॉफी देते हैं या फिर अप्रिशिएट कर देते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन होता है अगर बच्चे को कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है तो आप उस ऑब्जेक्ट को वहां से हटा देते हो, जिससे उसकी लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल हो जाती है। एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये व्यवहारवादियों ने कहा था कि जो बिल्ली है वो स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स देती है। प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बच्चे को शुरुआती मदद पूरी ना देकर हाफ दीजिए, कि बच्चा एक्टिव रूप से अपने ज्ञान का निर्माण कर पाए। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन हिज थ्योरी लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट लर्निंग टेक्स प्लेस इन ए कॉन्टेक्स्ट। जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने अपने किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया था कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो एक संदर्भित होती है। मनोगतिक, व्यवहारवादी, सूचना का प्रसंस्करण और सामाजिक सांस्कृतिक। तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का जो नाम है उसका नाम ही है सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट। जो साइकोडायनेमिक जो होता है मनोगतिक, उस पर काम किया था आपका एरिक्सन ने। व्यवहारवादी कौन थे आपके, BF स्किनर, EL थॉर्नडाइक और यान पेट्रोविच पावलोव। तो यहाँ क्या होगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक। शुभिका ऑलवेज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन फॉर क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। शुभिका जो है वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज देती है बच्चों को नई नॉलेज क्रिएट करने के लिए। थ्रू न्यू एक्सप्लोरेशन, बच्चे को नया अन्वेषण मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए एक्सपेरिमेंट करा के, गेम खिला के और बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करके। तो वो यहाँ पे क्या क्रिएट करना चाहती है, प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, कंट्रोल और एग्जाम सेंटर्ड क्लासरूम, बिहेवियरिस्टिक और रिवॉर्ड ओरिएंटेड क्लासरूम। तो यहाँ पे जो है शुभिका वो क्या कर रही है, बच्चों को सेंटर में रख रही है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन बच्चा खुद अपनी नॉलेज को क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नॉलेज खुद क्रिएट हो रही है। जब बच्चे को आपने एक्सप्लोरेशन दिया, बच्चे से एक्सपेरिमेंट करवाए, गेम खिलवाए और बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व किया, ये हमेशा प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होती है, जहाँ पे आप बच्चे को सेंटर में रख के उसी से ज्ञान का निर्माण करवाते हो। हम सिर्फ क्या करते हैं, बीइंग अ टीचर, हम सिर्फ उसको फैसिलिटेट करते हैं। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम नहीं, जहाँ पे बच्चा पैसिव होगा, टीचर एक्टिव होगा। कंट्रोल एंड एग्जाम सेंटर क्लासरूम टीचर ओरिएंटेड होता है। बिहेवियरिस्टिक और रिवॉर्ड ओरिएंटेड क्लासरूम होती है, जो BF स्किनर ने कहा था, जहाँ पे व्यवहारवाद जो है, यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, टीचर शुड यूज स्टैंडर्ड IQ टेस्ट टू मेजर द IQ ऑफ चिल्ड्रन because IQ test score help the teacher to predict students academic performance and success later in his life। तो यहाँ पे बोला है कि शिक्षक जो है वो बच्चों की बुद्धि लब्धि को मापने के लिए IQ के स्टैंडर्ड असेसमेंट जो है यानी कि मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं। जहाँ पे भी आप स्टैंडर्ड वर्ड देखेंगे ना वो हमेशा आपका नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं ना वो आपका बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, जो हर बच्चे के लिए एक जैसा होगा, यानी कि हर बच्चे पे एप्लीकेबल है। लेट सपोज आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जो पिछड़े हुए वर्ग से आता है, इसको मान लीजिए ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, कोई बच्चा है जिसको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, कोई बच्चा है जो सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। तो उस केस में क्या होता है,
अगर आप स्टैंडर्ड टेस्ट लेंगे तो वो हर बच्चे के ऊपर एक जैसा थोपा जाएगा, जबकि फ्लेक्सिबल असेसमेंट में क्या होता है, हम हर एक बच्चे के लिए प्रॉपर तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। आईक्यू जो है उसको मापने के लिए हमें सिर्फ स्कोलेस्टिक मेजरमेंट नहीं करना होता है। सीसीई में भी कहा गया है कि बच्चे को आप कंटिन्यूस एग्जामिन कीजिए, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कीजिए। बच्चे का कोई स्कोलेस्टिक इवैल्यूएशन करना भी जरूरी होता है, यानी कि सहज शैक्षिक मूल्यांकन। आईक्यू में प्राप्त अंक टीचर को विद्यार्थी के एकेडमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं, नहीं। आप आईक्यू जो है उससे जो बच्चे को अंक मिले हैं उससे बच्चे का एकेडमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th क्लास तक बहुत मॉडरेट होते हैं पढ़ाई में, 12th तक जाते जाते वो थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते कई बार वो आईआईटी क्रैक कर लेते हैं। सो यू कांट इमेजिन द चाइल्ड्स कैपेबिलिटी बाय द आईक्यू टेस्ट। तो यहाँ पे आईक्यू जो है उसका फॉर्मूला होता है आपका मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो दिया था आपका स्टर्न ने, और अगर आप इंटू 100 लगा देते हैं तो ये फॉर्मूला दिया था आपका टर्मन ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है नहीं, यहाँ पे दोनों ही गलत है। सो ए और आर बोथ विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट है आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट एंड नेविगेटर पोजेस हाई एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था बच्चों के अंदर उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। अब इन्होंने बोला है कलाकार, वास्तुकार और नाविक जो है उसके पास कौन सी बुद्धि सबसे ज्यादा होगी। जहां भी आपको कलाकार दिख जाए, वास्तुकार दिख जाए और नाविक दिख जाए, इन तीनों के पास जो है वो स्पेटियल इंटेलिजेंस होता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है जो बहुत नपातुल्ला लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे आपके पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है जितने भी आपके सिंगर्स होते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है जहाँ पे आप खुद की नॉलेज को, खुद की लाइक्स डिसलाइक, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो। और एक होता है इंटरपर्सनल जिसमें हम दूसरे के लाइक्स डिसलाइक, दूसरे की क्या सोच है, उन सबको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या है, कलाकार, वास्तुकार और नाविक, इनके पास कौन सा होता है आपका स्पेटियल इंटेलिजेंस। एक नेचर इंटेलिजेंस होता है जिसमें लोग आपके बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट आते हैं। नेक्स्ट है टीचर शुड डिस्करेज गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लासरूम। बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि अगर टीचर लड़कियों को डिस्करेज करता है साइंस और मैथ की कक्षा में भागीदारी लेने के लिए, दैट शोज जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। गर्ल्स डोंट हैव द इनहेरेंट एबिलिटीज टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंस। बिल्कुल गलत, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो लड़कियां होती हैं वो गणित और विज्ञान विषय को पढ़ने की उनमें इन्नेट कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। आजकल लड़कियां जो है वो बल्कि ज़्यादा अचीव कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और आर दोनों ही गलत है। जेंडर स्टीरियोटाइप होता है जहाँ पे आप लड़का और लड़की में डिस्क्रिमिनेट करते हो, और एक जेंडर इक्वलिटी होता है जहाँ पे दोनों को एक ही तराजू में तोल के देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। और साइंस में जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए कोई भी जगह नहीं है। साइंस इवन किसी भी सब्जेक्ट में जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए कोई भी जगह नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर इन एड्रेसिंग डाइवर्स लर्निंग नीड ऑफ स्टूडेंट। इनमें से कौन सा एक बैरियर है बच्चे की जो डाइवर्स लर्निंग नीड है उसको फॉलो करने के लिए, यानी कि कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक होती है। सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, उपयुक्त समावेशन और विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां। तो यहाँ पे इसका सीधे सीधे आपको आंसर दिख रहा है, लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन। जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, यानी कि समावेशी शिक्षा जो होती है, उसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे को सपोर्ट करके लर्निंग करता है। रीजनेबल एकोमोडेशन होता है जहाँ पे आप बच्चे को उपयुक्त समावेशित करते हो। जैसे अगर किसी बच्चे को कम दिखाई दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है तो उसको क्लास में आगे बिठाना। कोई बच्चा पढ़ाई में अगर इंटेलिजेंट है तो उसको थोड़ा सा पीछे बिठाना, क्योंकि वो पीछे से भी चीज़ों को समझ सकता है। मल्टीपल पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, बच्चे को आप किस तरीके से ज्ञान प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी टीचिंग एड क्या क्या है, ये सब होता है आपका मल्टीपल पेडागोजी स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आप बहुत सारी युक्तियों को यूज करते हैं। किसी एक टेक्नोलॉजी या किसी एक मेथड को लेके हम फिक्स नहीं होते। लेबलिंग और सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि आप बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग कर दे रहे हो, धर्म के आधार पर अलग कर दे रहे हो, लड़का लड़की के आधार पर अलग कर दे रहे हो। सो दिस इज नेगेटिव।
नेक्स्ट है असेसमेंट शुडंट बी अंडरटेकन। जो आकलन होता है, मूल्यांकन, वो किस उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। टू फाइंड आउट रेडीनेस लेवल ऑफ चिल्ड्रन, ये देखना तो जरूरी है कि बच्चा चीज़ों को सीखने के लिए तैयार है भी या नहीं। टू आइडेंटिफाई गैप इन चिल्ड्रंस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये भी पॉजिटिव है कि बच्चे की जो अवधारणात्मक समझ है उसमें कमी कहाँ रह गई है। मान लीजिए बच्चा किसी क्वेश्चन में लैग कर रहा है या बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का लर्निंग गैप कहाँ है। उसमें सबसे पहले डायग्नोस किया जाता है कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है और फिर उसको रेमेडियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। टू इनकैलकुलेट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना नहीं, बच्चे में हमें कंपटीशन की भावना पैदा नहीं करनी है। टू हेल्प अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड कैन डू, बच्चे को ये समझने में मदद करने के लिए कि बच्चा क्या अचीव कर सकता है। लेकिन ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल नेगेटिव होगा। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, जो नैतिक विकास है लॉरेंस कोलबर्ग का, उसमें जो मोरल डेवलपमेंट है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और 6 स्टेजेस में होती है। डिपेंड करती है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बच्चे के। इज इंटर रिलेटेड विद द IQ ऑफ चिल्ड्रन, डिपेंड्स एंटायरली ऑन जेनेटिक और हेरेडिटी फैक्टर। तो यहाँ पे जो लॉरेंस कोलबर्ग है उनका जो नैतिक विकास है वो एक तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। उसमें क्या है, आपका असतत प्रक्रिया है। इसमें 3 चरण होते हैं, प्री कन्वेंशनल होता है, कन्वेंशनल होता है और पोस्ट कन्वेंशनल होता है। और टेक्स प्लेस इन 6 स्टेजेस, इसके 2 स्टेज होती है, इसकी 2 स्टेज होती है और इसकी 2 स्टेज होती है। इसमें होता है आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, एक होता है टिट फॉर टैट, इसमें होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, एक होता है कानून व्यवस्था, इसमें होता है सामाजिक अनुविन्यास। तो ये आपके 6 स्टेज होती हैं। डिपेंड्स ऑन सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड, ये होता है आपका लेव वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे का जो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है वो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करता है। इंटर रिलेटेड विद IQ ऑफ चिल्ड्रन, नहीं, जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर जो होते हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट जो है उसमें हेल्प करते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिक विकास है वो एक डिस्क्रीट प्रोसेस होती है और 6 स्टेप्स में होता है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। कल्चर ऑफ इंक्लूजन इज प्रमोटेड थ्रू, जो समावेशन है उसकी संस्कृति को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। विभेदित निर्देश, मानकीकृत मूल्यांकन, पृथक्करण और नामीकरण, ये तीनों बिल्कुल नेगेटिव हैं। जहां भी स्टैंडर्ड असेसमेंट आएगा, अभी बताया था, सारे बच्चों पे एक जैसा मूल्यांकन एप्लीकेबल करना। पृथक्करण और नामीकरण, बच्चे को उसके मेल फीमेल प्रॉपर्टी पे अलग कर देना, बच्चे को उसके जाति धर्म के आधार पर अलग करना, ये सब क्या है, गलत है। इंटेलिजेंट बच्चों का एक ग्रुप बना देना, मॉडरेट बच्चों का एक ग्रुप बना देना, ये सब इंक्लूजन में नहीं करना है। विभेदित निर्देश होता है जहाँ पे आप बच्चे को इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे बच्चा अपनी ग्रोथ के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ों को समझ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। To cater to the specific need of a student with visual impairment in her class, which of the following pedagogical adaptation a teacher should make? आपकी कक्षा में मान लीजिए कोई एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, उसकी विशिष्ट जरूरत को ध्यान में रखकर एक टीचर को कौन सी पेडागोजिकल समायोजन करना चाहिए। दृश्यिक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, सख्त पाठ्यचर्या का पालन, स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल, मानकीकृत मूल्यांकन। यहाँ पे पूछा है बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो इस केस में आप कौन सा ऐसा फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है जिसको आप क्लास में यूज करेंगे। विजुअल प्रेजेंटेशन, अगर बच्चे को दिख ही नहीं रहा है, दृष्टिबाधित बच्चा है और आप बच्चे को विजुअल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये यूजफुल है, ये तो वैसे ही बेकार हो गया। रिजिड करिकुलम, नहीं, रिजिड करिकुलम होता है जिसमें आप बिल्कुल मतलब सख्त होके आप करिकुलम को फॉलो करते हैं, जबकि ऐसे बच्चों के लिए करिकुलम जो है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यूजिंग टेक्टाइल मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, टेक्टाइल मटेरियल होते हैं जिनको आप छू सकते हो। छू के जब बच्चा देखेगा, जो हम ब्रेल लिपि में यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चा चीजों को छू के देखता है। तो दृष्टिबाधित बच्चे की जो स्पेसिफिक नीड है वो क्या है, बच्चे को आप टेक्टाइल ऑब्जेक्ट्स दो। तो टीचर जो है वो यहाँ पे इस पेडागोजिकल अप्रोच को यूज कर सकती है। स्टैंडर्ड असेसमेंट अभी बताया था कि एक जैसा सारे बच्चों के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, ये क्या होता है, नेगेटिव। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। नीरजा जो है वो मिडिल क्लास स्कूल में है, ठीक है, नीरा मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ाती है एंड ऑफन कंफ्यूजेज लेटर्स सच एज राइटिंग, और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, बैड एज डेव,
बेर जो है उसको मतलब म को वो न पढ़ती है। दिस इज अ टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये होता है आपका डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया होता है ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। ये सारे क्या है आपके लर्निंग डिसऑर्डर हैं। इसमें क्या होता है डिसलेक्सिया में बच्चे के जो फोनेटिक्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते। उस केस में क्या होता है बच्चा डॉग को क्या पढ़ता है गॉड, ठीक है, बच्चा लक्स को क्या पढ़ता है लुक्स। तो बच्चे के जब फोनेटिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो बच्चे का प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ऑटिज्म होता है जिसमें बच्चा खुद में लीन रहता है, जिसे हम स्वलीनता बोलते हैं। इसमें बच्चा एक ही काम को बार बार रिपीट करेगा, उसके ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स प्रॉपरली वर्किंग नहीं होते। डिस्ग्राफिया होता है जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, बच्चा प्रॉपरली लिख नहीं पाता है, ठीक है, उसको मात्राओं का ज्ञान नहीं होता, उसको अल्फाबेट्स का ज्ञान नहीं होता। इसमें बच्चा क्या करता है बहुत मेस्ड अप राइटिंग लिखेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रेम कैन थिंक ऑफ मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एंड ऑलवेज ब्रिंग सम न्यू आइडियाज टू द डिस्कशन। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो प्रेम है वो किसी भी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। यहाँ पे बोला है प्रेम क्या कर रहा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीकों की समझ रख रहा है। तो यहाँ क्या होगी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी वो जो होती है वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जहाँ पे आप एक ही सिचुएशन के 1000 तरीके से उसको सॉल्यूशंस निकालते हो। तो अलग अलग तरीके की समझ है और जब वो डिस्कशन भी करता है तो नए नए विचार देता है। तो ऐसा बच्चा जो होता है वो हमेशा क्रिएटिव होता है। इसकी थिंकिंग कैसी होगी डाइवर्जेंट। अधिगम है सहायपन, जहाँ पे बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। ईगोसेंट्रिसिज्म ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक गुण है जिसमें बच्चा अपने आप को सेंटर में रखता है, उसको लगता है मेरी ओपिनियन जो है वही सर्वोपरि है। सेंट्रेशन, जहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दोनों लक्षण है। इसमें क्या होता है बच्चा सिर्फ इस क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करने के लिए रिजिड रहेगा। जबकि डिसेंट्रेशन में क्या होता है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है। इस क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर बच्चा ध्यान देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। टीचर शुड कंसीडर फेल्योर ऑफ चिल्ड्रन एज, यानी कि बच्चे की जो असफलता होती है टीचर को उसको कैसे देखना चाहिए। शेमफुल और ह्यूमिलिएटिंग फॉर द चिल्ड्रन नहीं। अगर बच्चा क्लास में फेल हो रहा है, बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो रहा है तो वो उसका फेल्योर नहीं है। इट शोज दैट द चाइल्ड इज ट्राइंग टू लर्न। शेमफुल एंड ह्यूमिलिएटिंग फॉर द टीचर नहीं। कोई भी एक्ट ना तो टीचर के लिए शर्मनाक होता है ना ही बच्चे के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट एंड दियर पेरेंट्स, ये बच्चे और उसके माता पिता की क्षमताओं का प्रतिबिंब है, ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ द स्कूल सिस्टम बीइंग अनेबल टू प्रोवाइड कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, बिल्कुल सही बात है कि जो स्कूल प्रणाली है उसको अनुकूल वातावरण ना प्रदान करवाने का एक प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट है वो बच्चे को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सका, जिसकी वजह से बच्चा फेल होता है। अगर क्लास में कोई भी बच्चा फेल होता है तो स्कूल मैनेजमेंट को ब्लेम किया जाएगा। एक्टिव एंगेजमेंट इज नॉट प्रमोटेड इन, यानी कि जो सक्रिय जुड़ाव होता है उसको किसके द्वारा हम नहीं बढ़ा सकते। प्रश्न पूछना, रटकर स्मरण, खोज विधि और संवाद। जब आप रोट मेमोराइजेशन करते हो तो उसमें कभी भी कोई भी चीज़ एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व नहीं होती है, यानी कि बच्चा कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर वो चीज़ों को रट के आगे बढ़ता है। क्वेश्चन पूछना क्या होता है, प्रश्न पूछना जहाँ पे बच्चा क्वेश्चन पूछता है, खोज विधि जहाँ पे बच्चा डिस्कवर करता है, संवाद जहाँ पे बच्चा डायलॉग डिलीवरी करेगा। इन सब में क्या होगा बच्चा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा। लेकिन रटने में क्या होता है चीज़ों को सिर्फ दिमाग में घुसा लिया जाता है। इफ़ अ चाइल्ड इज अनेबल टू परफॉर्म वेल इन स्कूल द टीचर शुड, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो टीचर को चाहिए रिफ्लेक्ट ऑन द पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज और द स्कूल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है कि वो जिस तरीके से क्लास में पढ़ा रहा है उस पर उसको दोबारा रीथिंक करने की ज़रूरत है। जितनी भी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए दिमाग में और चेंज करने की ज़रूरत है। पनिश द चाइल्ड नहीं, बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है अगर बच्चा नहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। टेल द चाइल्ड पेरेंट्स टू पुल द चाइल्ड इन होम ट्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास में अगर 100 में से 100 नंबर नहीं ला रहा तो हम पेरेंट्स को बोल देंगे बच्चे का ट्यूशन लगवाओ। Ensure that the child is shifted to a separate section meant for child with low abilities नहीं, हमें बच्चे को एक ऐसे सेक्शन में नहीं डालना है जहाँ पे लो एबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, ठीक है, कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संकाय में नहीं, ऐसा नहीं होता है। फाइंड आउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड बिकॉज चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू सर्टेन कम्युनिटीज आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, वेरी नेगेटिव
ऑप्शन कि बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं, क्योंकि कुछ समुदाय के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते। ये तीनों ही क्या है, बिल्कुल नेगेटिव हैं। ऐसी शैक्षिक रणनीति और स्कूल के माहौल पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। Which of the following is not a constructive pedagogical strategy, यानी कि रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति कौन सी नहीं है। Encouraging intuitive guesses, सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन, चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना, छात्रों को पाठ्य पुस्तक के उत्तर का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। यही क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है कि बच्चों को इस चीज़ के लिए एनकरेज करना जिससे वो एज इट इज़ जो आंसर्स हैं उनको रिप्रोड्यूस कर सके, कहाँ से, बुक में से। गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज जो है उसके अवसर देना। लेकिन ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। ये कभी भी एक रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी नहीं होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है जहाँ पे रचनावाद यानी कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। जब आप बच्चे को अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हो, ये पॉजिटिव होता है। बच्चा डिबेट करेगा, चर्चा करेगा, डिस्कशन करेगा, उसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। जब बच्चा डिस्कवर करके चीज़ों को खुद से बनाएगा, वो भी एक्टिवली होती है। लेकिन जहाँ पे रिकॉल सिस्टम होता है यानी कि जो टीचर ने पढ़ाया या जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा उसको एज इट इज़ आप डिलीवर करते हो, तो वो हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। The errors made by children during the process of learning should be seen as a part of their cognitive development। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा संज्ञानात्मक विकास में यानी कि किसी भी चीज़ को लर्न करते वक्त अगर मिस्टेक करता है तो उसको एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पार्ट पे देखना चाहिए, मतलब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि चिल्ड्रन लर्न थिंग्स डिफरेंटली देन एडल्ट्स, क्योंकि बच्चा जो होता है वो बड़े के कंपैरिजन में चीज़ों को अलग तरीके से समझता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे के द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो वयस्क की तुलना में चीज़ों को अलग तरीके से सीखता है। ये बात बिल्कुल सही है। नेहा इज ऑलवेज कंसर्न with being the first in her class even if it means cheating. What kind of goals is नेहा setting? नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम स्थान लाना होता है, चाहे इसके लिए बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य जो है उसको तय कर रही है। मास्टरी ओरिएंटेड गोल जो होता है ना वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चों के लिए होता है, यानी कि जो बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं वो बच्चे मास्टरी ओरिएंटेड गोल को अचीव करते हैं। उनको किसी भी चीज़ में या किसी भी एरिया में निपुणता हासिल करनी होती है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल जब बच्चा एक्सटर्नली मोटिवेट होता है, यानी कि जब पेरेंट्स बोल देते हैं बाइक दिला देंगे, स्कूटर दिला देंगे, ये दिला देंगे, ये सब होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। वर्क अवॉइडेंस गोल जहाँ पे आप काम को अवॉइड करने के लिए कि हमको जल्दी जल्दी बस काम खत्म करना है। फेल्योर एक्सेप्टिंग गोल नहीं, यहाँ पे होगा आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। जहाँ पे भी आपका परफॉर्मेंस आएगा ना दैट मीन्स दैट इज एक्सटर्नली मोटिवेशन। और यहाँ क्या है, वो सिर्फ इसलिए प्रथम आना चाह रही है ताकि चाहे उसको उसके लिए बेईमानी करनी पड़े। तो नेहा यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छी लाना चाह रही है जिससे क्लास में या तो उसका नाम हो जाए या फिर टीचर उसको अप्रिशिएट कर दे। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग? कौन सा इमोशन जो है वो अर्थपूर्ण अधिगम की प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है? फियर, अगर बच्चा डरा हुआ है तो अर्थपूर्ण अधिगम कैसे होगा? बच्चा गुस्से में है तो अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा। बच्चा चिंता में है तो अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा। लेकिन बच्चा अगर खुश है तो वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करके देखेगा। When मोहित says I am good at English, जब मोहित बोलता है कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। I wrote my answers hurriedly, that's why I didn't get good marks. मैंने अपने उत्तर जल्दी जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। He is attributing his performance to bad luck, lack of ability, lack of effort और external factor। तो यहाँ पे इसने जो पूरा अपना फेल्यूर है वो कहाँ डेडिकेट किया है? लैक ऑफ एफर्ट, क्योंकि उसने खुद को ब्लेम किया है कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ लेकिन मैंने अपने आंसर बहुत जल्दी जल्दी लिखे, यानी कि उसने अपने खुद की मिस्टेक बताई है जिसकी वजह से उसको सही नंबर नहीं मिले। बैड लक मतलब जब आप किसी दूसरी चीज़ पे चीज़ों को थोप देते हो। लैक ऑफ एबिलिटी, खुद में आप जब कमी को मालूम करते हो। एक्सटर्नल फैक्टर, बैड लक जो है वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसके प्रयास में जो है वो कमी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोसेस थ्रू विच वी एक्टिवेट और सस्टेन आवर थॉट। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और हमारे थॉट्स को सस्टेन करते हैं, बिहेवियर और इमोशन को सस्टेन करते हैं इन ऑर्डर टू रीच आवर गोल, अपने गोल तक पहुंचने के लिए।
तो ये क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन, एसिमिलेशन, इंटर सब्जेक्टिविटी और अडेप्टेशन। तो यहाँ पे होता है आपका सेल्फ रेगुलेशन यानी कि स्वनियमन। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या करते हो, एक जो स्व नियमन होता है यानी कि सेल्फ रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने गोल को अचीव करने के लिए, आपका जो भी गोल हो आप उसको प्राप्त करने के लिए अपनी थॉट, अपने बिहेवियर और अपनी भावनाओं को क्रियाशील बनाए रखते हो। आपको अगर सीटेट निकालना है तो आप किस तरीके से चीज़ों को मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा सीटेट क्रैक करने के लिए, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने जो व्यवहार है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा तो नहीं मान लीजिए अगर आपको सीटेट की तैयारी करनी है, एग्जाम पास आ रहा है, अब आपके इमोशंस बाहर निकलेंगे, लोगों के ऊपर आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये नहीं होता है। तो उसी को कंट्रोल करना क्या होता है आपका स्वनियमन। आत्मसातीकरण होता है जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन, जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसमें जब आप एक नया स्कीमा ऐड करते हो बिना उसको चेंज किए। अंतर वस्तुनिष्ठता इज इंटर सब्जेक्टिविटी, यानी कि जब आप आपस में सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट करके पढ़ते हो। अडेप्टेशन होता है, जीन पियाजे ने कहा था, जिसमें आप किसी भी माहौल में खुद को ढालने के लायक बना लेते हो। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। A teacher can help children understand complex concept most effectively by the method of direct instruction. जो शिक्षक है वो प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि के द्वारा बच्चों की जो जटिल अवधारणा है उसको सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वो निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि टीचर जो है वो बच्चों की हेल्प कर सकता है क्या चीज़ समझने में, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कोई कठिन कॉन्सेप्ट है उसको समझने में। कैसे? मोस्ट इफेक्टिवली बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अगर आप बच्चे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हो तो बच्चा चीज़ों को सिर्फ रटेगा। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर मैं उसका डायरेक्ट आंसर बता दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं ना, या फिर आपको खुद दिमाग लगाने ना दूं, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग ना करने दूं, डायरेक्ट आंसर में क्या होगा, आप चीज़ों को रटेंगे। क्योंकि इसका रीज़न दिया है बच्चे इफेक्टिवली तब लर्न करते हैं जब वो पैसिव होते हैं। बिल्कुल गलत। बच्चा इफेक्टिवली तभी लर्न करेगा जब वो एक्टिव होता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो खुद से इकट्ठा करता है, गैदर करता है, ना कि उसको ट्रांसमिट की जाती है। तो यहाँ पे ए और आर क्या है, दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू प्रमोट इंक्लूजन इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज। जो एक इफेक्टिव शिक्षा शास्त्रीय रणनीति होती है समावेशन को प्रमोट करने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में, वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक स्टेटस, फियर्स कॉम्पिटिशन अमॉन्ग चिल्ड्रन फॉर मार्क्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा जब आप बच्चे की लर्निंग के लिए यूनिवर्सल डिजाइन जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, ये एक इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी होती है। सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में अगर प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति पूछी जाए तो अधिगम के लिए जहां हम यूनिवर्सल डिजाइन जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप बच्चे को नामीकरण और पृथकीकरण कर रहे हो तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि बच्चों को उनके जाति धर्म रैंकिंग के आधार पर आप अलग नहीं कर सकते। आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामीकरण और पृथकीकरण नहीं, कि ये बच्चा बहुत अमीर घर से आता है इसको यहाँ रखो, ये गरीब घर से इसको यहाँ रखो, नहीं। बच्चों में अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करना अपने आप में नेगेटिव है, तो आपको अपने आप ही एक पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।